वेलकम टू वाओ ट्रैवल्स गाइस। मैं हूं समर और आज मैं आपके साथ में एक न्यूज़ शेयर करने वाला हूं मेरे शेंगन वीज़ा के बारे में। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूं आपको ये बताने के लिए कि फाइनली मेरा जो शेंगन वीज़ा है वो आ गया है। 3 बार मेरा शेंगन वीज़ा रिजेक्ट हुआ। रिजेक्ट होने के बाद इस बार मेरा वीज़ा कैसे आया, मैं ये आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। मैंने अपने जो सबसे पहला वीज़ा अप्लाई किया था वो 2016 में किया था। 2016 के बाद अब तक 2023 में मेरा जो है पासपोर्ट अप्रूवल आया है, वीज़ा अप्रूवल आया है। तो मैं पूरी जर्नी आपको शेयर करने वाला हूँ। मैंने काफ़ी सारे लोगों की वीडियोस देखा, काफ़ी सारे लोगों की वीडियो से सीखा कि शेंगन वीज़ा क्यों रिजेक्ट हो रहा था, क्या उसके इश्यूज़ थे। हमने वीज़ा के भी फिर शेंगन वीज़ा लोगों के करना शुरू किए। कुछ हमारे क्लाइंट के भी जिसका यूके वीज़ा था उसका भी शेंगन वीज़ा रिजेक्ट हुआ। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस को अच्छे तरीके से समझने के बाद जब मैंने 2023 में फाइनल अप्लाई किया तो मेरा वीज़ा जो है वो आ गया। मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी देने वाला हूँ कि आपको शेंगन वीज़ा कैसे मिलने वाला है। अगर आप वो चीज़ों पे, वो बेसिक चीज़ों पे ध्यान देते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आपको शेंगन वीज़ा मिल जाएगा। तो शेंगन वीज़ा मिलने के बाद में जो मेरा एक्साइटमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा अलग था और मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को बताया कि चलो मेरा फाइनली शेंगन वीज़ा आया जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा है और 3 मंथ्स का उसका वैलिडिटी है। तो गाइज़ इस वीडियो में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, तो वीडियो के एंड तक देखना। शेंगन वीज़ा के छोटे-छोटे पॉइंट्स भी मैं आप इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। क्या आपको डॉक्यूमेंट लगते हैं, कौन-सी चीज़ों के बारे में आपको ध्यान देना है और कैसे आप शेंगन वीज़ा लगा के ले सकते हो। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको ये शेयर करता हूँ कि मेरे 3 बार वीज़ा रिजेक्ट क्यों हुआ। तो सबसे पहले मैंने 2016 में अप्लाई किया था शेंगन वीज़ा के लिए। तो वो टाइम पे जो मैंने अपने कंट्रीज़ थे वो 3-4 कंट्री मैंने दिखाकर एक अपना जर्नी बना के कुछ होटल बुकिंग्स वगैरह दिखा के मैंने अपना जो वीज़ा अपॉइंटमेंट था वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट सबमिशन किया था। पहले मैं सैलरीड था तो सैलरीड के हिसाब से जो डॉक्यूमेंट आते, आई थिंक डॉक्यूमेंट का लिस्ट तो मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सैलरीड के लिए जो रहता है वो, या फिर बिजनेस वालों के लिए वो अलग, कोई स्पॉन्सर्ड है तो वो सारी चीज़ें अलग अलग होती है। तो डॉक्यूमेंट्स पार्ट एक बहुत अलग होता है। तो डॉक्यूमेंट्स पार्ट में मैंने जितने 3 बार वहाँ पे सबमिशन किया तो डॉक्यूमेंट पार्ट में मुझे तब तक के कोई इश्यू कभी आया नहीं था। तो डॉक्यूमेंट्स ले जाना इज़ अ कॉमन थिंग, बट ऐसे कौन से चीज़ों के ऊपर वीज़ा ऑफिसर डिसीजन ले रहा था वो समझ में नहीं आ रहा था। तो 2016 में अलग अलग मैंने बुकिंग्स अपने दिखाया। मैंने अपने जो फ़्लाइट्स है वो फ़्लाइट्स के बुकिंग्स थे, सब कुछ थे। जब मेरा वीज़ा सबमिशन हुआ और इसका रिज़ल्ट आया तो उसमें जो रिप्लाई था, जो रिजेक्शन रीज़न था वो ये था कि आई डोंट थिंक सो दैट द पर्सन विल बी एबल टू कम बैक। ऐसा वहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि जो मैंने फ़्लाइट मैंने बुक किया था वो पेड तो थे, बट कहाँ पे कोई कंट्री में 18 घंटे का हॉल्ट है, कोई कंट्री में 5 घंटे का हॉल्ट है, कोई कंट्री में 1 घंटे का हॉल्ट है। तो ऐसे ये रीज़न्स की वजह से मुझे समझ में आया कि मैंने जो अपनी फ़्लाइट्स दिखाया था वो काफ़ी गलत दिखाया था। तो एक पहला रीज़न वही था जिसकी वजह से मेरा जो शेंगन वीज़ा वो रिजेक्ट हुआ था। सबसे पहले मैंने अप्लाई किया था, मेरा जो वीज़ा वो इटली से अप्लाई किया था। सेकंड टाइम मैंने अप्लाई किया पेरिस से। वो मैंने वे बैक 2018 के आसपास मैंने अप्लाई किया। फ्रांस से मैंने अप्लाई किया। तो फ्रांस के लिए जब मैंने एप्लीकेशन दिया, पहले वाली मिस्टेक को देख के मैंने जो है डमी टिकट्स लगवाया और मैंने प्रॉपर डमी टिकट, इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, वो लगवाया। मैंने होटल बुकिंग दिखाया मेरा, और होटल बुकिंग दिखाने के बाद में सब कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह आईटीआर सब कुछ मेरे पास में अवेलेबल था। वो मैंने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे दिखाया, मेरा सबमिशन हो गया। अब ऐसा लग रहा था कि मैंने जो मिस्टेक पहले किया वो मिस्टेक अब मैंने रिपीट नहीं किया हो तो मेरा वीज़ा लग जाएगा। पर जैसे ही 15-20 दिन के बाद में रिज़ल्ट आया वहाँ पे फिर से वो रिजेक्ट हुआ था, और रिजेक्शन का रीज़न था स्टे इज़ नॉट रिलायबल। स्टे इज़ नॉट रिलायबल, मुझे क्या लगा कि किसी ने मेरा होटल जो है जहाँ पे मैंने फ्री booking.com से किया था, शायद उनने मेरा जो वीज़ा है तो होटल है वो कैंसिल कर दिया होगा। इसके लिए मेरा जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हुआ। तो ऐसे अजम्पशन की बेस के ऊपर मैंने फिर छोड़ दिया, फिर दूसरी कंट्री ट्रैवल किया।
गाइस ये भी चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँ कि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे कंट्री ट्रैवल किया है। मेरे कम से कम अब तक 24 कंट्रीज़ के आसपास मैंने ट्रैवल किया है। वो टाइम पे मेरी ट्रैवल हिस्ट्री काफ़ी अच्छी थी। नहीं तो भी सेकंड टाइम मैंने जब अप्लाई किया, फर्स्ट टाइम तो मेरा ट्रैवल हिस्ट्री था ही नहीं। सेकंड टाइम जब मैंने अप्लाई किया तो मैं कम से कम 10-12 कंट्री मैंने ट्रैवल किया था। तो थर्ड टाइम मैंने फिर से अप्लाई किया। फॉर थर्ड टाइम में मैंने स्विट्ज़रलैंड से अप्लाई किया, स्विस से मैंने अप्लाई किया। थर्ड टाइम जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया तो जैसे मैंने पास्ट में स्टे किया था कि चलो शायद मैं सिंगल हूँ, ये रीज़न की वजह से नहीं मिल रहा है कि होटल्स वगैरह जो है पेड कर दो इस बार, तो शायद उसकी वजह से मिल जाए। कुछ वीडियोस भी देखा कि नहीं डमी टिकट लगा सकते हो, डमी होटल्स लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। और ये एक चीज़ मैंने देखा था कि जिनके पास में इन्विटेशंस रहते थे उनको बहुत जल्दी वीज़ा मिलता था। तो एक फ्रेंड कई कनेक्शन से स्विट्ज़रलैंड में कनेक्ट हुआ, उसने उनको इनविटेशन लेटर भेजा जिसमें स्टे वाला इनविटेशन नहीं, सिर्फ वो मुझे बुला रहा है वहाँ पे, या मेरे जो बाकी 3-4 दोस्त थे वो सबको बुला रहा है और वहाँ पे जाके हम उससे मिलने वाले, बट उसकी जगह पे उसके घर में स्टे नहीं करने वाले। यहाँ पे 2 टाइप के इन्विटेशन होते हैं। एक स्टे इन्विटेशन होता है कि वो वहाँ पे जाएंगे और उनके पास रुकेंगे, और दूसरा इन्विटेशन आता है कि वहाँ पे जाएंगे बट अपने अपने होटल में रुकेंगे, सिर्फ उनको मिलना है वहाँ पे जाके। तो ऐसे टाइप का इन्विटेशन होता है। तो जहाँ तक कि मेरा नॉलेज था कि चलो मैं सिंगल हूँ, शादी नहीं हुआ है, इसके लिए मुझे वीज़ा नहीं दे रहे, तो हमने इस बार इन्विटेशन दिखाया कि इससे थोड़ा शायद इम्पैक्ट वीज़ा का बढ़ जाए और वीज़ा मिल जाए। और गाइस थर्ड टाइम भी जो है वीज़ा रिजेक्ट हुआ, और वहाँ पे रीज़न यही था, स्टे इज़ नॉट रिलायबल। ये थर्ड टाइम जो जब मेरा चीज़ हुआ तो मैंने फिर वापस कुछ ऐसे वीडियोस देखा जिसमें किसी ने बताया कि क्यों उनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ, और वहाँ पे फिर मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई कि अब ये रिजेक्शन मेन रीज़न ऐसा वो क्या एक रीज़न है जिसकी वजह से रिजेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों अब वो हम चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि रिजेक्शन कौन सी चीज़ें अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो रिजेक्शन के होने के चांसेस बहुत कम है। तो सबसे पहले आता है आपका आइटिनरी बनाना। इससे पहले जितने भी बार मैंने अप्लाई किया है, कहीं पे भी अपनी आइटिनरी दिखाया नहीं कि मैं कौन से दिन कहाँ पे क्या करने वाला हूँ। इस बार मैंने काफ़ी अच्छे से आइटिनरी बनाया। अब मैंने इतना अच्छा एक्सपर्ट मैं चीज़ों में हो गया हूँ कि मैं किसी की भी आइटिनरी काफ़ी अच्छे से, काफ़ी टाइम टू टाइम बना के दे सकता हूँ। मैंने अपनी जो आइटिनरी वो इतनी अच्छे से बनाया, वो आइटिनरी का सैंपल मैं आपको यहाँ पे दे दूँगा। वो आपको यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट भी डाल दूँगा और आपको जी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालूँगा। तो मैंने आइटिनरी इतना स्पेसिफिक होके बताया था कि मैं इतने बजे मैं स्विस में ज़्यूरिच में वहाँ पहुँच रहा हूँ, और वहाँ से इतने बजे जो है मैं दूसरे दिन निकलने वाला हूँ, इतने बजे मैं चेकआउट करने वाला हूँ, उसके बाद मैं कोई और जगह पे जाने वाला हूँ। तो इतना मैंने डीप में बताया था। ये रीज़न बहुत अच्छा, जब वही वीज़ा ऑफिसर आपके एप्लीकेशन पे डिसीजन लेता है तो वो देखता है कि आप उसकी कंट्री में जाके करने हो क्या वाले हो, कि सिर्फ आपको एक वीज़ा लेना और आप इधर उधर भटकने वाले हो। तो कोई भी वीज़ा ऐसे नहीं देता है, क्योंकि आपको तो पता है शेंगन वीज़ा से आप 27 कंट्री ट्रैवल कर सकते हो। तो बाकी शेंगन जो कंट्रीज़ है उनका भी कुछ रूल्स रहते हैं कि आप ये बेसिक चीज़ें देखो। तो अगर आपकी आइटनरी स्ट्रॉन्ग है तो आपको चांसेस है आपका वीज़ा बहुत जल्दी मिल सकता है। ये तो सिर्फ एक पॉइंट हुआ। अब हम दूसरे पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, वो होता है कवरिंग लेटर। इससे पहले 3 बार मेरा कवरिंग लेटर किसी एजेंट ने बनाया। ये भी नोट कीजिएगा, इस मैंने खुद से कभी अपना वीज़ा अप्लाई नहीं किया, मैंने किसी एक्सपर्ट को ही दिया था। बट कुछ एक्सपर्ट ऐसे होते हैं जिनको उनके सर्विस चार्ज से मतलब होता है, उनको और कोई चीज़ से मतलब नहीं होता, और वो एक लाइन साइकोलॉजिकली आपको बोल देते हैं देखो रिजेक्ट होना नहीं होना वो वीज़ा ऑफिसर के हाथ में है, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो हम भी एग्री कर लेते हैं, नहीं होता है तो हम अपने आप को कोसते हैं कि नहीं है कुछ तो कमी रहेगी हमारे एप्लीकेशन में, इसके लिए रिजेक्ट नहीं हुआ, रिजेक्ट हुआ है। तो गाइस ये चीज़ में है ना, आपको बहुत अच्छे से समझना है कि आप अपनी कवरिंग लेटर कैसे बनाते हो। तो कवरिंग लेटर में जहाँ जहाँ आपको वीक पॉइंट लगते हैं उसको स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रेजेंट करो। मैं अपना कवरिंग लेटर यहाँ पे देने वाला हूँ, आप वो चेक करो। मैंने इतने अच्छे से वो कवरिंग लेटर बनाया था, इतनी अपीलिंग कवर लेटर था कि मुझे खुद देख देख के वो खुशी हो रही थी कि मैंने कितना अच्छा ये कवरिंग लेटर बनाया। और कवरिंग लेटर में भी हम अभी बहुत एक्सपर्ट हो गए, तो हम किसी का भी कवरिंग लेटर काफ़ी इजीली और काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। आप उसके लिए हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तीसरा चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपका कंफर्म टिकट। अगर आपने
आप जो वीज़ा कर रहे हो, आप टूरिस्ट करके वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, आपको कोई इन्विटेशन नहीं है, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप कंफर्म एयर टिकट दिखाओ। अगर आपका रिजेक्शन भी इससे पहले हुआ है तो कंफर्म एयर टिकट दिखाओ कि आप ये कंट्री में जाने वाले हो, ये कंट्री से रिटर्न आने वाले हो। काफ़ी आपका सिंपल होना चाहिए। जैसे मैंने जो दिखाया, स्विट्ज़रलैंड में मैं 13 सितंबर को जा रहा हूँ, 21 सितंबर को स्विट्ज़रलैंड से वापस आ रहा हूँ, जूरिच का जो मैंने दिखाया। तो इस तरीके से मैंने कंफर्म टिकट दिखाया। बट जो मेरा टिकट था वो रिफंडेबल था। 100% रिफंडेबल नहीं, सिर्फ 3 या 4 हज़ार रुपये कट होते हैं, बाकी पूरा अमाउंट रिफंड हो जाता है। तो ऐसे टिकट अगर आपको चाहिए तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे टिकट भी हम आपको बनाएंगे जिसमें रिफंडेबल जो रहते हैं वो कम्प्लीटली रिफंडेबल टिकट रहते हैं। आपको रिस्क नहीं रहता है। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो आपको जो रिस्क वाले चांसेस है वो बहुत कम रहता है। क्योंकि मैंने वही फ्लाइट जब मैं मेक माई ट्रिप वगैरह से बुक कर रहा था तो 20,000 25,000 रुपये का कैंसिलेशन चार्जेस दिखा रहा था। पर मैंने अपने क्योंकि हम ट्रैवल का ही चीज़ें करते हैं, तो मैंने जहाँ से टिकट लिया वहाँ पे हमको रिफंडेबल का ऑप्शन मिला था। अब लास्ट जो है, और ये सबसे बड़ा फैक्टर है वीज़ा अप्रूवल का, वो होता है आपका स्टे। अगर आप कोई भी कंट्री दिखा रहे हो, जो भी कंट्री आप दिखाते हो, मेक श्योर करना गाइस, कोई भी कंट्री में स्टे आप 10 से 12 दिन मत दिखाना। मैंने जैसे किया, और यही रीज़न था हमारा 3 बार या 2 बार जो उससे पहले रिजेक्ट हुआ, वो स्टे इज़ नॉट रिलायबल इसलिए हुआ क्योंकि वीज़ा ऑफिसर जो शेंगन ऑफिसर है वो यही देखता है कि ये जो पर्सन इस कंट्री में आने वाला है, क्या वो सच में इसी कंट्री में आने वाला है। दूसरा चीज़ वो ये देखता है कि अच्छा चलो ये आ तो जा रहा है, पर यहाँ पे ये कर क्या रहा है, तो वहाँ पे वो कवरिंग लेटर आपका आता है। तीसरा चीज़, आप अगर स्विट्ज़रलैंड जा रहे हो तो स्विट्ज़रलैंड बहुत छोटा है क्या कि आप 1 घंटे में यहाँ पहुँच गए, 2 घंटे में वहाँ पहुँच गए। स्विट्ज़रलैंड इतना छोटा नहीं है। तो वीज़ा ऑफिसर क्या देखता है कि आप कौन सी जगह पे कितने दिन रुकने वाले हो। एक होटल नहीं, कम से कम 4 से 5 अलग अलग होटल, 2-2 3-3 दिन का स्टे दिखाना है और अपने आइटनरी को मैच करना है। जब आपका होटल स्टे और आपकी आइटनरी मैच करती है तो 90% ऑफिसर यहीं पे कन्विंस हो जाता है। 90% डिसीजन आपका आइटनरी और आपके होटल बुकिंग पे है। अगर आपने ये अच्छे से दिखाया तो आपको 100% जो है, 90% जो है वीज़ा मिलने के चांसेस हैं। बाकी 10% आपके जो फाइनेंशियल्स है, आपने आपके फादर ने स्पॉन्सर किया, आप सैलरीड हो, आप बिजनेसमैन हो, फ़र्क नहीं पड़ता है बॉस। 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख भी बैलेंस है ना तो फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी चीज़ें ये ज़्यादा देखते नहीं हैं। और ये चीज़ काफ़ी वीडियोज़ में आपको नहीं देखने मिलेगी। मैंने बहुत सारे वीज़ा जो करते हैं एक्चुअल लोग ना, वो आपको ये चीज़ें नहीं बताते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर ये चीज़ें शेयर करनी है तो आप खुद से कर लो। और मैं चाहता हूँ आप खुद से करो, कोई हमको इसमें दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरा काम है नॉलेज शेयर करना। और ये इतना मैं कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल रहा हूँ गाइस क्योंकि मैंने खुद, क्योंकि हमने वीज़ा सर्विसेज में भी इंटर किया है और वीज़ा हमने बहुत सारे लोगों का शेंगन लगा के दिया। तो कौन से लोगों का ईजी नहीं मिल रहा था, जिनको इन्विटेशन आया है और वो वहाँ पे जाके रहने वाले उन पर्सन के पास में, जो भी पर्सन ने इन्विटेशन दिया उनके पास जाके रहने वाले हैं, ऐसे लोगों का बहुत जल्दी वीज़ा आ गया। मैं ये चीज़ को और कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मेरा एक क्लाइंट था जिसका यूके वीज़ा आया, ये ऐसा एक क्लाइंट है जो पूरी दुनिया घूम लिया, उसका यूके वीज़ा रिसेंटली आया और हमने स्वीडन से अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद में हमने होटल का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया। हमने कस्टमर को बोला कि आप जो है शेंगन वीज़ा अगर कर रहे हो तो आप होटल आपसे दिखाओ, अगर कुछ कैंसिल वगैरह होता है तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो वो पर्सन ने अपने से खुद से जो होटल बुकिंग था वो किया। 8 दिन उन्होंने वहाँ पे दिखाया कि वो इसमें रहने वाला है, स्वीडन में रहने वाला है। 8 दिन का वहाँ पे स्टे दिखाया और 6 दिन का उन्होंने ग्रीस का स्टे दिखाया और दोनों जगह पे उन्होंने सिंगल होटल ही किया। तो वहाँ पे ये जब उनका सबमिशन हुआ उसके 10 दिन 15 दिन के बाद में क्लाइंट का कॉल आया कि वो एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हुआ। और क्लाइंट सरप्राइज था कि इतने सारे कंट्री उसने विजिट किया, उसके पास यूएस का वीज़ा है, उसके बाद अभी यूके का वीज़ा है, फिर भी शेंगन कंट्री ने उसका जो है वीज़ा रिजेक्ट किया, ये कहते हुए कि स्टे इज़ नॉट रिलायबल। तो आई होप आप, अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ भी है तो आपको अभी आइडिया आया होगा कि क्यों आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ। तो आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो शेयर करो जो भी लोग शेंगन वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं। एक और चीज़, अगर आप चाहते हो तो हमारे ज़रिए भी आप शेंगन वीज़ा अप्लाई कर सकते हो।
हम काफ़ी अच्छे से प्रोफाइल को एनालाइज करते हैं, और अगर पॉसिबिलिटी है कि वीज़ा आपका हो जाएगा तो आपको हम गारंटी भी देते हैं कि आपका वीज़ा हो जाएगा। तो स्टे ट्यून। अब मैं वीज़ा के बहुत सारे सीरीज़ डालने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जल्दी मैं आपको मिलूंगा विद माई नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।